गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, इसरो के द्वारा एक बहुत ही हिस्टोरिक लॉन्च किया गया है। दरअसल में ये हैवीएस्ट सैटेलाइट है जो कभी भी इसरो ने लॉन्च करी थी। तो इसी वजह से ये जो लॉन्च है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना इस पर्टिकुलर सैटेलाइट की, तो इसका वेट था 6.1 टन। लगभग 6100 किलो की आपको ये सैटेलाइट आपको देखने को मिली, जो इसरो ने यहाँ पे श्री हरिकोटा से यहाँ पे इसको लॉन्च किया है। इतना हैवी सैटेलाइट इसरो ने आज तक कभी लॉन्च नहीं किया था। और इसी सक्सेसफुल लॉन्च के बाद अब कहीं ना कहीं भारत की भी एंट्री उन पर्टिकुलर ग्रुप में हो जाती है जो इतनी हैवी सैटेलाइट को यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। थोड़ा इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो सैटेलाइट लॉन्च करी गई उसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। अब ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है ये दरअसल में एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसको यूएसए की एक कंपनी एएसटी स्पेस मोबाइल ने यहाँ पे बनाया है। ठीक है। अब ये पर्टिकुलर जो सैटेलाइट है वो इंपॉर्टेंट पता क्यों हो जाती है? क्योंकि ये डायरेक्टली आपके मोबाइल के ऊपर कनेक्टिविटी देगी। कहने का मतलब, कोई भी ग्राउंड के ऊपर जो आपके टावर होते हैं ना, उसकी जरूरत इसको नहीं पड़ेगी। देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टावर। जो आप अपने घरों के आसपास टावर देखते होंगे ना, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। मोबाइल फोन आपका डायरेक्टली सैटेलाइट्स के साथ कनेक्टेड होगा। ये सैटेलाइट ये इंश्योर करेगी। अब इससे फायदा पता क्या है? देखो, जैसे मान लो आपके समुद्र हैं। अब समुद्र में तो आपके टावर वगैरह नहीं होते, पर वहां पर भी आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। आपका मान लो किसी ऐसी जगह के ऊपर गांव वगैरह के अंदर जहां पे टावर वगैरह की थोड़ी कमी रहती है, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर यहाँ पर ये सैटेलाइट इंश्योर करेगा कि वहां पर भी आपका कनेक्टिविटी आए। एंड इवन कई जगह पे मान लो कुछ अर्थक्वेक आ गया, कोई डिजास्टर आ गया, टावर वहां से उखड़ गए हैं, कोई बात नहीं, ये तो सैटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट आप तक आराम से पहुंचे, 5G आपके पास आराम से पहुंच पाए, उसको इंश्योर करने के अंदर ये पर्टिकुलर सैटेलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। ध्यान रखना, ये सैटेलाइट बनाई है एक यूएसए की कंपनी ने। हमने क्या किया है सर? इसरो ने अपने लॉन्च व्हीकल के माध्यम से इस सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर पहुंचाया है। थोड़ा इसको और अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, एक्चुअली जो यहाँ पे लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल किया गया ना, दैट इज LVM-3। ठीक है। आप सब लोगों ने इसको पॉपुलरली बाहुबली के नाम से यहाँ पे सुना होगा। ये है आपका लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अब इसमें पता क्या होता है? ये एक 3 स्टेज आपके अपने आप में लॉन्च व्हीकल आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें देखो, पहली स्टेज होती है आपकी सॉलिड स्टेज। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, है ना? तो ये जो सॉलिड बूस्टर्स है ना, ऐसे दो होते हैं। तो इनिशियल थ्रस्ट जो है वो आपके सैटेलाइट को यही देते हैं, जो सॉलिड बूस्टर्स होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नोटिस करिएगा, ये जो बीच वाला है इसको हम बोलते हैं लिक्विड। ठीक है। लिक्विड कोर स्टेज, जिसको हम L110 स्टेज भी यहाँ पे बोलते हैं। तो ये लिक्विड स्टेज होती है। और इसके बाद जो तीसरी स्टेज होती है वो ये होती है आपकी C25 स्टेज, जो कि है आपका क्रायोजेनिक। ठीक है। तो क्रायोजेनिक का कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बन जाती है कि पेलोड को अपने ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर यहाँ पर ये पहुंचाए। और एक्चुअली ना एलवीएम का हमने बहुत बार इस्तेमाल किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो चंद्रयान 2 था वहां भी इस्तेमाल हुआ, चंद्रयान 3 के अंदर भी, और भी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन के अंदर हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो आप नोटिस कर पाओगे, अगर हमें जाना होता है ना जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, वहां पर मोटा मोटा 4 टन से 4.5 टन के बीच में या 4200 किलो के आसपास की इसकी पेलोड कैपेसिटी है। पर अगर आपको लो अर्थ ऑर्बिट तक यहाँ पे पहुंचाना होता है, तो वहां पर मोटा मोटा 8 टन तक का आपके पेलोड यहाँ पे पहुंचा सकते हो। अभी जो ब्लू बर्ड था ये 6.1 टन की आपको सैटेलाइट थी, और इसको हमने यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही यहाँ पे पहुंचाया है। ठीक है। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि LVM-3 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसने वन वेब मिशन को भी यहाँ पे सैटेलाइट के अंदर पहुंचाया था। तो इस तरह से 6th ऑपरेशनल फ्लाइट थी LVM-3 की, और हैवीएस्ट पेलोड है जो कि LVM-3 से लॉन्च किया गया है भारत की मिट्टी से। बाकी इस पर्टिकुलर सैटेलाइट के माध्यम से होगा यही, जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट आपके मोबाइल फोन के ऊपर कनेक्टिविटी यहाँ पे रहेगी। एंड डायरेक्ट टू स्मार्टफोन कनेक्टिविटी होगी। लो अर्थ ऑर्बिट में इसको डिप्लॉय किया गया है। एंड यहाँ पे काफी ये हैवी अपने आप को देखने को मिल जाएगा। तो भारत का रोल एक तरह से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो, अभी तक पता क्या होता है, जो इतने बड़े बड़े आपके सैटेलाइट्स होते थे ना, वो दरअसल में स्पेस एक्स के माध्यम से यहाँ पे लॉन्च किए जाते थे, क्योंकि स्पेस एक्स को काफी अच्छी खासी कैपेबिलिटी है इस तरह के बड़े बड़े पेलोड्स को लॉन्च करने की। पर अब क्योंकि इसरो ने भी यहाँ पे इसको लॉन्च कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इसरो की इस सफलता को देखते हुए बहुत बेनिफिट होने जा रहा है। और इसरो के मोस्टली जो लॉन्च होते हैं ना, वो काफी कम कॉस्ट के भी होते हैं। तो उसको भी फायदा जो होगा वो इसरो को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये अपने लिए बहुत ही गर्व की बात है हम सभी भारतीय के लिए, कि इसरो ने ये बहुत अच्छा जो शानदार कीर्तिमान यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। दोस्तों, डेट है आज की 25 दिसंबर 2025।
एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। सबसे पहले दोस्तों, आज तुलसी पूजन है, तो आप सभी को तुलसी पूजन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एट द सेम टाइम विशिंग ऑल ऑफ यू ए मैरी क्रिसमस। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। दोस्तों, आज 25 दिसंबर के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो बर्थ एनिवर्सरी हमें देखने को मिलती है, और इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज गुड गवर्नेंस डे। तो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों, इनका जो जन्म था वो 1924 में हुआ था ग्वालियर के अंदर, एंड इनकी जो डेथ थी वो 2018 में हमें देखने को मिली। तो थोड़ा सा इनकी लाइफ के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। 1939 के अंदर जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके वॉलंटियर बनते हैं। फिर 1942 में उसको एक्टिवली ज्वाइन कर देते हैं। देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, 1942 की जो मूवमेंट थी। इसके साथ ही साथ जो आर्य कुमार सभा है, वहां से इन्होंने, जो कि आर्य समाज मूवमेंट की ही एक यूथ विंग है, वहां पर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना स्टार्ट किया। इनफैक्ट उसके जनरल सेक्रेटरी भी बने। आगे जाके भारतीय जनसंघ के ये फाउंडिंग मेंबर के तौर के ऊपर यहाँ पर काम करने लग गए। मतलब फाउंड हो चुका था, पर उसी टाइम उन्होंने काम करना बहुत जल्दी स्टार्ट किया। एंड साथ ही साथ आगे जाके जनसंघ के नेशनल प्रेसिडेंट बनते हैं 1968 के अंदर। दीनदयाल उपाध्याय जो थे, उनकी डेथ होती है, उसके बाद इनको यहाँ पे प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। आगे जाके जनसंघ जो थी ना, वही आज के समय जो आप बीजेपी सुनते हो, वही आगे जाके नया फॉर्म यहाँ पे लेती है। अब ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने, सॉरी, प्रधानमंत्री बने 1996 के अंदर, 98 से 99 और 1999 से 2004। देखो, बीच में इनके जो टर्म्स थे बहुत ही छोटे-छोटे टाइम के थे, पर ये वाला जो टर्म था वो 5 साल का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म अपने देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें तो जैसे 1999 के अंदर इनकी जो सरकार थी वो गिर गई थी, क्योंकि इनको एक वोट की वजह से इनकी जो सरकार है वो कम पड़ गई थी। सिमिलरली अगर हम बात करें तो इनको लोकसभा में ये 9 बार चुने गए, एंड राज्यसभा में अपने आप में 2 बार इनके चुने गए। साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री के तौर के ऊपर, फॉरेन मिनिस्टर के तौर के ऊपर और अलग-अलग रोल्स के ऊपर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया भारत की डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी को शेप करने के लिए। अब इनके कुछ विचारों की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप नोटिस कर पाओगे, एक तो ये था कि ये कास्ट सिस्टम जो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव था, उसके अगेंस्ट थे ये। तो इन्होंने कई बार बात करी है कि अगर हम बात करें कि काफ़ी सारे लोगों को वेद पढ़ने का, उपनिषद पढ़ने का जो हक है, वो उनसे छीना जाता है। तो ये जो सोशल डिवीज़न थी ना इस तरह की, इसको इन्होंने पुरज़ोर इनका विरोध किया। सिमिलरली अगर हम बात करें तो इन्होंने ये बात करी कि जो स्टेट है, उसको कभी धर्म के ऊपर यहाँ पे लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इनका ना देखो, मेजर जो रोल है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में आता है, ठीक है ना। आप नोटिस कर पाओगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी आज के समय योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय के ऊपर ही हुई थी। प्लस एट द सेम टाइम जो गोल्डन कोऑर्डिनेटर है, या जिसको हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोलते हैं, उसकी शुरुआत भी इन्होंने करी। बाकी दिल्ली मेट्रो में जो रेल प्रोजेक्ट था, उसकी शुरुआत भी इनके टाइम के ऊपर ही देखने को मिलती है। अब देखो, जय जवान जय किसान का जो नारा था वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, पर उसमें जय विज्ञान जोड़ा गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, जो कि कहीं न कहीं दिखाता है कि किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत-बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गई है। अब इनके टाइम के ऊपर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूक्लियर टेस्ट हुआ 1998 के अंदर, पोखरान के अंदर हमने यहाँ पे टेस्ट किया। तो थोड़ा-सा देखो, हमें इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, बट थोड़ा-सा इश्यूज़ जो आए वो ये थे कि हमारे ऊपर सैंक्शन लग गए। पाकिस्तान ने भी उन्हीं दिनों के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, तो हमारा थोड़ा इकोनॉमिकली उसका इम्पैक्ट आया, बट धीरे-धीरे भारत ने उससे भी रिकवर किया। सिमिलरली अगर हम बात करें, देखो, इन्होंने पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करी। इनफैक्ट लाहौर बस सर्विस भी इनके टाइम के ऊपर स्टार्ट होती है, पर कहीं न कहीं पाकिस्तान, आप जानते हो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, और वो यहाँ पे कारगिल के अंदर, ठीक है, अपने सोल्जर्स, अपने मिलिटेंट्स को घुसाने की कोशिश करता है। एंड उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो आर्मी है, उसके द्वारा ऑपरेशन विजय यहाँ पे रन किया जाता है, और हमें यहाँ पे जीत मिलती है इस पर्टिकुलर युद्ध के अंदर भी। सिमिलरली अगर हम बात करें तो जब ये फॉरेन मिनिस्टर थे ना, तो इन्होंने यूएन के अंदर एक स्पीच दी हिंदी के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये पहला बार ऐसा हुआ कि भारत के किसी फॉरेन मिनिस्टर ने हिंदी में स्पीच दी हो। तो इससे कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हिंदी को बहुत ज्यादा, जो लैंग्वेज थी, उसको रिस्पेक्ट देने की कोशिश करी। सिमिलरली 2015 के अंदर इनको भारत रत्न से नवाजा गया, 1992 के अंदर इनको पद्म विभूषण मिला था, और 1994 के अंदर इनको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी यहाँ पे मिला था। तो ये सारी कुछ बातें थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, जो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इंडिया क्रिएटर इकोनॉमी। आप लोग क्रिएटर इकोनॉमी समझते हो? देखो, क्रिएटर होता है कंटेंट क्रिएटर। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें करते हो, ये कुछ नहीं है, ये क्रिएटर इकोनॉमी ही कहलाता है।
यहाँ पर इंडिविजुअल्स कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसको शेयर करते हैं, यही है क्रिएटर इकोनॉमी। इसको हम लोग ना ऑरेंज इकोनॉमी के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। अब इससे क्या होता है, डायरेक्टली इंगेज हो पाते हो। अब जैसे देखो पहले क्या होता था, पहले जैसे आप लोग टीवी पे देखते थे, टीवी पे वो बंदा जो न्यूज़ वाला बंदा है, जो भी है, वो कहीं न कहीं जो आपको दिखाना चाहेगा वो आपको दिखाएगा, बस इतना होता था ट्रेडिशनल मीडिया। पर आज के समय के ऊपर क्रिएटर इकोनॉमी के आने से क्या हुआ है, डायरेक्टली जो क्रिएटर है अपने फॉलोअर्स के साथ एंगेज कर सकते हैं इन पर्टिकुलर अलग-अलग मीडियम के माध्यम से। इससे आपका एड रेवेन्यू भी आता है, स्पॉन्सरशिप हो गया, मार्केटिंग हो गया, बहुत सारे अलग-अलग तरह से यहाँ पे जो लोग हैं, वो पैसा कमाते हैं। अब अगर हम नोटिस करें ना, तो भारत में क्रिएटर इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जैसे भारत में लगभग 8 करोड़ कंटेंट क्रिएटर हैं। इसमें आपके इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर, ठीक है, आर्टिस्ट, डिजिटल क्रिएटर, ये सब आ जाते हैं। मतलब कोई इंस्टा पे है, कोई यूट्यूब पे है, कोई टेलीग्राम पे है, कोई सब जगह पे है, राइट? इसी तरह से अगर हम बात करें मार्केट साइज की, तो भारत की क्रिएटर इकोनॉमी का जो मार्केट साइज है, वो लगभग आज के समय मतलब 2023 में $976 मिलियन था, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये $4000 मिलियन पहुंच जाएगा 2030 तक। हर साल 45% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आपको देखने को मिल रही है। एंड अगर हम बात करें तो इससे लगभग भारत के लोगों को, लगभग 8% लोगों को यहाँ पे रोजगार यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम बात करें ना बाकी कंट्रीज की, तो ये नंबर 1 या 2% है मोटा मोटा, पर भारत में ये नंबर आपका 8% देखने को मिल जाएगा। सरकार ने भी काफी सारे काम किए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स टास्क फोर्स बनाई है। $1 बिलियन क्रिएटिव इकोनॉमी फंड बनाया है इस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। इनफैक्ट जो वेव समिट था 2025 का, वो मुंबई के अंदर ही हुआ था, जिसने भारत को कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सेक्टर में एक ग्लोबल समिट का पोजीशन करवाने की यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली। सिमिलरली क्रिएट इन इंडिया चैलेंज हुआ, ये वेव्स का ही पार्ट था एक तरह से। इसके अलावा जैसे आपके आईआईटीज, आईएम्स नहीं होते टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के लिए, उसी तरह से हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी लगाने की यहाँ पे कोशिश करी है मुंबई के अंदर, ताकि वहां पर जो लोग हैं वो मीडिया, एंटरटेनमेंट, कंटेंट प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों को सीख पाएं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल नेशनल क्रिएटर अवार्ड भी दिए थे, वो भी काफ़ी पॉपुलर हुए थे, आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह के ऊपर देखा भी होगा। तो आज के समय कहीं न कहीं ये क्रिएटर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि 2030 तक ना जो $1 ट्रिलियन होगा, हर साल जो स्पेंडिंग होगी, उसमें रोल क्रिएटर इकोनॉमी का होगा। मतलब पता क्या होता है, देखो आपके क्रिएटर्स होते हैं, वो आपको बोलते हैं कि हाँ भाई ये फेस वॉश इस्तेमाल कर लो, आप ये वाली फेस क्रीम आप लगा लो, आपको यहाँ से ये वाले ब्रांड के कपड़े खरीदने चाहिए, है ना? ये होती है कि इनडायरेक्टली वो सेल करवाने की कोशिश करते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांड की। तो ऐसा बताया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन हर साल कंज्यूमर स्पेंडिंग होगी, और वो क्रिएटर को देख देख के स्पेंडिंग करेंगे। तो आज के समय ना क्रिएटर्स 30% कंज्यूमर स्पेंडिंग या कंज्यूमर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना? तो पहले देखो क्या होता था कि हम विराट कोहली की ऐड देखते थे, तो हमें लगता था यार विराट कोहली बहुत ही बढ़िया, ये तो मतलब टायर्स कर रहा है, चलो यही टायर खरीद लेते हैं। तो अभी भी करते हैं, बट अब क्रिएटर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस चीज में आ गया है। तो कहीं ना कहीं आज के समय के ऊपर क्रिएटर इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम कर रही है, और सिर्फ जेनजी वगैरह के ऊपर ही नहीं, ये आपके छोटे गांव के ऊपर भी, वहां पर भी इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ऐसी बीसीजी की रिपोर्ट में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 दिया गया एट राष्ट्रपति भवन। तो एक्चुअली मैं पहले थोड़ा इन पर्टिकुलर अवार्ड्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो पर्टिकुलर अवार्ड्स थे ना, ये देखो स्टार्ट हुए थे 2023 के अंदर, ठीक है ना? और पहले इनका जो नाम हुआ करता था वो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज था, पर अब इनका नाम कर दिया गया है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ये जो पर्टिकुलर आपके अवार्ड्स हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत अच्छा काम होता है, साइंटिफिक इनोवेशन होती है, उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने के लिए अवार्ड यहाँ पे दिए जाते हैं। अब इसमें अलग अलग पर्टिकुलर आपको कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगी। जैसे एक होता है राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार, ये आपके जयंत विष्णु नार्लिकर जी को दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो जिंदगी थी ना, वो कॉस्मोलॉजी और साइंटिफिक चीजों के अंदर प्रमोट करने के अंदर दी गई। तो इनकी डेथ के बाद इनको ये अवार्ड दिया गया। तो एक्चुअली ये जो पुरस्कार होता है ना, ये कोई अपनी जिंदगी पूरा लाइफ अपना साइंस को डेडिकेट करे, उसको यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा एक होता है राष्ट्रीय विज्ञान टीम पुरस्कार। ये एक टीम को दिया जाता है कि मान लो किसी ने, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छा काम किया। तो दरअसल में इस साल ये मिला है CSIR अरोमा मिशन को, क्योंकि इन्होंने पर्पल रेवोल्यूशन, लेवेंडर जो है ना, उसके अंदर बहुत अच्छा काम किया है। फिर आपको विज्ञान श्री पुरस्कार देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अगर कोई अलग अलग सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करता है, मान लो किसी ने एग्रीकल्चर में, एटॉमिक एनर्जी में, बायोलॉजी,
ऐसे अलग अलग डिसिप्लिन, तो एक बंदे को एग्रीकल्चर के लिए मिल जाएगा, एटॉमिक एनर्जी के लिए, बायोलॉजी के लिए, हर फील्ड के अंदर जिसने अच्छा काम किया होगा उसको यहाँ पर विज्ञान श्री पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये होता है 45 साल से कम उम्र वालों के लिए, तो युवा है ना थोड़े, ठीक है ना, तो उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, उनको लिए यहाँ पे अवार्ड है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इस बार के अवार्ड्स ने यहाँ पे हमें दिखाया कि महिलाओं का रोल भी एक तरह से बढ़ रहा है, भारत में साइंटिफिक इनोवेशन भी इंप्रूव हो रहा है। तो ये सारी बातें हमारे लिए काफी अच्छी आपको न्यूज देखने को मिल जाएंगी। अगला टॉपिक हमारे सामने है पा पा पगली योजना। देखो ये थोड़ा सा ना योजना हो सकता है प्रीलिम्स में ना आए, पर आप इसको अपने मेंस के आंसर्स में एज अ वैल्यू एडिशन आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखो इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होती है कि आप बच्चों को सिखाओ, बिल्कुल सिखाओ, पर कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे होते हैं ना, खासकर जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं, उनको खेल खेल के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीजें सिखाई जा सकती हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कई बार बच्चों को क्लेस के साथ, जो आपकी मिट्टी होती है, गीली मिट्टी, उसके साथ यहाँ पे खिलाया जाता है। कई बार उनको एक शॉपकीपर और एक वैसे कुछ रोल दिखाई दे जाते हैं, कुछ कुकिंग का कोई रोल दिया जाता है। कई बार उनको हम कलर करने की देते हैं बात, ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी को सामने लेकर आ पाएं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएं, ठीक है ना। कई बार हम खिलौने इनको देते हैं और खिलौनों को वो काउंट करते हैं, वो टॉयज वगैरह के माध्यम से। कई बार उनको हम राइम्स वगैरह उनसे बुलवाते हैं, ताकि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से सीख पाएं। स्टोरी टेलिंग की जाती है, एक स्कूल वगैरह में सेटअप वगैरह हम बना देते हैं, बॉल्स वगैरह को खिलाते हैं। ये सारे चीज़ें एक्चुअल में उनकी फिजिकल कोऑर्डिनेशन को बेटर बनाने के लिए, मेंटल एबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हेल्थ एंड फिटनेस इंप्रूव करने के लिए, ये सारी चीजें अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो ऐसा ही एक गुजरात के अंदर जो दाहोद डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ये पापा पगली योजना यहाँ पे इंप्लीमेंट करी वहां के आंगनबाड़ी सेंटर्स ने, और इस वजह से ये बहुत पॉपुलर हो चुकी है। जहां पर बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं, उनके ब्रेन का जो डेवलपमेंट है बहुत शानदार हो रहा है, खेल खेल में बच्चे बहुत ज्यादा समझदार बन रहे हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है दरअसल में गुजरात की महिलाओं का है, चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है, और साथ साथ जो यूनिसेफ इंडिया है उसने भी यहाँ पे इसको सपोर्ट किया है, ठीक है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। प्ले बेस्ड लर्निंग हम इसको बोलते हैं। और अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, तो उसमें भी यहाँ पर ये प्ले बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोला गया है। इससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। इवन ऐसे जगहें जो थोड़े पिछड़े हुए हैं, वहां पर ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, वहां पर भी इस मॉडल ने बहुत अच्छी हमें यहाँ पे सक्सेस दी है। इसको बोलते हैं हम पापा पगली योजना। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज ICAO काउंसिल। व्हाट इज दिस? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो ICAO दरअसल में यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है जो दुनिया भर के अंदर सिविल एविएशन को यहाँ पे कोऑर्डिनेट करती है। इसको बनाया गया 1944 के अंदर अंडर द शिकागो कन्वेंशन। इसके हेडक्वार्टर आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को मिल जाएंगे। अब देखो इसका पर्पस समझो, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। दुनिया भर में जो सिविल एविएशन है ना, वो काफी सेफ रहे, सिक्योर रहे, आपस में जो स्टैंडर्ड्स है प्रॉपर सेट हो, ठीक है ना। एक अच्छी रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिस, उसको यहाँ पे डेवलप करता है। एविएशन सेफ्टी को बढ़ाता है, सिक्योरिटी एफिशिएंसी, इन सब चीजों को यहाँ पे इंक्रीज करता है। इसके टोटल आपको 193 मेंबर कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी, और भारत इसका फाउंडिंग सेक्रेटरी रहा है शिकागो कन्वेंशन का। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, दैट इज नो कंट्री लेफ्ट बिहाइंड। कोई भी देश पीछे ना छूटे। तो एक्चुअली यहाँ फोकस है आपकी डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, क्योंकि देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज होंगी वो तो अपने आप यहाँ पे चीजें ठीक कर लेंगी, पर डेवलपिंग कंट्रीज को मदद की यहाँ पे जरूरत है। एंड दैट इज वाई यहाँ पर उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी नो कंट्री लेफ्ट बिहाइंड इनिशिएटिव आपको देखने को मिल जाएगा, जहां इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब एक्चुअली पता क्या है, ICAO के अंदर अलग अलग चीजें हैं। जैसे एक तो है असेंबली। असेंबली होती है यहाँ पे जो पूरी बॉडी, इसमें हर एक कंट्री पार्टिसिपेट करती है, 193 मेंबर स्टेट्स हैं। इसका काम यही होता है कि पॉलिसी बनाना, बजट को अप्रूव करना। 3 साल में एक बार मीटिंग होती है इनकी, ठीक है। पर ये तो देखो ओवरऑल असेंबली होगी, पर इसके जो रोजमर्रा के काम हैं, डिसीजन को इंप्लीमेंट करना, वो कौन करेगा? वो किए जाते हैं आपके काउंसिल के द्वारा। यहाँ पर केवल 36 मेंबर्स होते हैं। 193 तो आपके असेंबली में थे, 36 मेंबर है काउंसिल में। अब ये हम टॉपिक पता क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो काउंसिल है ना, काउंसिल, इसके लिए भारत को यहाँ पे चुन लिया गया है, ठीक है। तो भारत दरअसल में री इलेक्ट हुआ है यहाँ पर इस काउंसिल के अंदर। तो ये जो 36 मेंबर्स हैं, इसमें अब हम भारत को भी यहाँ पहले भी देख रहे थे, अब इसको भारत के अंदर, भारत को फिर से यहाँ पे री इलेक्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सेक्रेटरी जनरल देखने को मिल जाएगा, जो कहीं ना कहीं सेक्रेटरीट को यहाँ पे रन करते हैं। और सेक्रेटरीट का काम बस अलग अलग जो फंक्शंस हैं, रूटीन का काम है, उनको देखने का यहाँ पे होता है। तो काउंसिल में भारत वापस इलेक्ट हुआ है, ये परमानेंट गवर्निंग बॉडी है। एंड असेंबली तो 3 साल बाद होती है, पर ये इनका काम यहाँ पे रोजमर्रा के काम को देखने के बन जाता है। तो हर एक काउंसिल स्टेट अपना एक
डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे अपॉइंट करती है एंड अकॉर्डिंगली जो मेंबर्स होते हैं वो एक काउंसिल प्रेसिडेंट भी यहाँ पे चुन लेते हैं। तो इसका काम ही मेजरली इंपॉर्टेंट था, वो तो हमने देख ही लिया कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपके रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस हैं, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे काउंसिल ही यहाँ पे देखता है एंड दैट इज़ वाई, क्योंकि इंडिया इसका पार्ट बन गया है, वापस री इलेक्ट हुआ है, तो इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, एक था शक्ति स्कॉलर्स यंग रिसर्च फेलोशिप के बारे में, तो यस 21 से 30 ईयर्स के लिए है, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, तो एक्चुअली ये इनिशिएटिव किसका है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2002 में इसको स्टार्ट किया था, ताकि भारत की जो एग्रीकल्चर हेरिटेज है उसको हमें, भारत की नहीं दुनिया भर की जो एग्रीकल्चर हेरिटेज है उसको हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएं। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कैबिनेट मिशन प्लान की, तो यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये कुछ चीजें आज हमें डिस्कस करनी थी। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।